अब आ जाता है बेटा पहला मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट की डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का भैया मतलब हम सबको पता ही है। मतलब क्या होता है? हमें सही दाम में कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना है और अच्छी क्वालिटी भी, क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपको अपने बिजनेस में सक्सेस पाना है तो हमेशा क्वालिटी में फोकस करना। क्वालिटी वाले जल्दी अमीर होते हैं, क्वांटिटी वाले अमीर तो जल्दी होते हैं पर गिरते बहुत जल्दी है। ठीक है, क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद बेटा अब हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, दैट इज पोस्ट डीसी। पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग एंड सी का मतलब कंट्रोलिंग। इन पांचों की डेफिनेशन इस चैप्टर से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तब प्लानिंग लर्न कर लेंगे, वहां से ओ पढ़ेंगे मतलब ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे तो वहां से वो स्टाफिंग का वो, डायरेक्टिंग का वो, कंट्रोलिंग का वो। इस चैप्टर में से आज के लिए ये टॉपिक आप चाहो तो छोड़ सकते हो, या फिर कोई बच्चा स्मार्ट वर्क करना चाहे, हम छोड़ेंगे नहीं, आज ही घर जाके प्लानिंग का चैप्टर खोल के खाली डेफिनेशन तो कर ही सकते हैं ना। इससे अगले चैप्टर में थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। 5 डेफिनेशन बहुत बड़ी चीज होती है तो कर लेना तो अच्छा है, बट करना कहां से? उस रिस्पेक्टिव चैप्टर से। चलो बेटा ये तुम्हें चीज क्लियर हो गई होगी। अब आ जाता है मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं बेटा। मैनेजमेंट का पहला फीचर होता है गोल ओरिएंटेड। मैंने क्या बोला? जहां पे कुछ समझ नहीं आएगा वहां पे ये पे लाना, गोल ओरिएंटेड। ये बात प्रूव है। कुछ समझ नहीं आएगा, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब है हर जगह, हर जगह, हर लेवल में। ठीक है बेटा। थर्ड आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। बेटा मैनेजमेंट हमें किसकी करनी है? काम की, इंसान की और अपने ऑपरेशंस की, कि आज तूने ये काम करना, फलाना ढमकाना। तो मल्टी डायमेंशनल में 3 चीजें आती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, बीएससी का पेपर है बेटा, जो जो चीजें अब याद आएगी मैं बोलता रहूंगा, उसको नोट डाउन कर लेना दिमाग में या लिख के, कि जितना तुम पेपर को शो करोगे, ठीक है, अट्रैक्टिव वे से, फूल पत्ते बना के, फ्लो चार्ट बना के, उतने ही बढ़िया नंबर मिलेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, परमीत भैया जैसे, मतलब इन शॉर्ट। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसी चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसको पता है कि भाई मेरी तो पता है इस एम दा कोई गलती हो ही नहीं सकती, आई एम दी प्रोफेशनल गाय। तो वो चाहे इस बात को फॉलो मत करो, बाकी सारे के सारे जितना हो सके फ्लो चार्ट, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल आ गया तो हमने यहाँ पे लिखा जैसे कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, पूरा लिख लेना बेटा। उसको नॉर्मल जैसे कि बॉक्स में डाल के आपने अच्छा अच्छा लिख दिया, सिंपल। ये कोई ज्यादा क्रिएटिविटी का काम भी नहीं है, कर लेगा मेरे ख्याल से, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। बाकी ये चॉइस है, कोई ऐसा रूल नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है बेटा वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये भी हम चीज को हर जगह लिख सकते हैं, फिट बैठेगी। मैं पूरा तजुर्बे के साथ बता रहा हूं, जहां नहीं समझ आएगा लिखाना, कॉन्टिन्यू, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, ये तीनों। ठीक है, इवन डायनेमिक भी काम आ जाता है। ठीक है, बस प्लानिंग में डायनेमिक काम नहीं आता, क्योंकि जो हमने पहले सोच के रखा हो वो वहां पे सिचुएशन खराब होती है, बस वहां मत लिख के आना। तो अगला आ गया मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, और उसके बाद आ गया मैनेजमेंट इज दी इंटेंजिबल फोर्स। बेटा मैनेजमेंट ना एक इंटेंजिबल फोर्स है। 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, टेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस को हम ऑटोमेटिकली फील करते हैं। अब आप जब एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन के जब रोज ऑफिस जाओगे तो जरूरी नहीं है वहां पे रोज आपको बॉस मिलेगा। बॉस क्या पता 6 महीने में एक बार उस ब्रांच में आता हो, बट तो भी काम सिंसियरिटी के साथ वहां पे होता है। ठीक है, और यही मैनेजमेंट है, यही उसका आंसर है कि मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स। अगला टॉपिक आ जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, सॉरी इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं हमारे पास मैनेजमेंट के। तो पहला फीचर में इसी पेल दिया, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। यहाँ पे क्या था? गोल ओरिएंटेड, यहाँ पे भी वो गोल ही है, उस गोल के आगे इन्होंने बस क्या लगा दिया? ग्रुप का गोल। ठीक है, आगे क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स में था ना डायनामिक, देखो यहाँ पे भी सेम कर दिया। उसके बाद क्या था? इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये डेफिनेशन में था, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, वहां से लिख दिया। आगे एड्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ एड्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया की गारंटी है ये वाला आंसर लिखाना, इस पे भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, या ये वाला आंसर लिखाना इधर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 2 याद करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। 2 में दिमाग मत खर्चो बेटा, स्मार्ट वर्क करना है। एक चीज को याद करो, दूसरे का आंसर वही लिखाना। ये याद करो ये लिखाना, ये याद करो ये लिखाना, जो तुम्हें ठीक लगे। बस तुम्हारे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कि नॉलेज का मतलब है पढ़ के जाना है, एक चीज को थोरली याद करके जाना है, और एक चीज को जस्ट रीड मारना है, हो जाएगा काम। ठीक है जी बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमारे पास आ गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाद? सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, और कौन सा होता है? पर्सनल। बेटा ये हेडिंग यहाँ पे मिस है शायद, मुझे नहीं पता क्यों,
तो ध्यान रखना, ऊपर होगी माइट भी, ये ऐसे मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्वाइव, जिंदा रहना है। ठीक है बेटा, मेरे अपने ऑपरेशंस को रन करते रहना, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तभी मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा, अगर मैं जिंदा हूं, प्रॉफिट आ रहा है, तभी मेरी ग्रोथ होगी। बट पहला इंपॉर्टेंस क्या है, जिंदा रहना, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, एसपीजी बन गया भैया ये तो। चलिए उसके बाद आ जाता है सोसाइटी बेटा। सोशल ऑब्जेक्टिव का बेसिकली मतलब होता है कि सोसाइटी के बारे में सोचो भैया, कोई हार्मफुल केमिकल्स को आप लोग यूज मत करो, सोसाइटी में लोगों को नौकरी दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। अगर आपकी कंपनी में कोई इंसान काम कर रहा है तो उसके बारे में सोचा जाए प्रॉपर, समझ रहे हो, उसके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, उसके मेडिकल के खर्चे उठाओ, ये सोसाइटी के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। या फिर सोसाइटी के लिए एक छोटा सा हमने स्कूल खोल लिया 5th क्लास तक के लिए। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा रन कर रही है तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज, यूज इको फ्रेंडली मेथड, जिससे सोसाइटी को घुमा फिरा के दूर दूर तक कोई भी हार्म ना हो। बेटा लास्ट आ जाता है हमारे पास इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सारी चीजें ठीक है, अब आपने सर्वाइव कर लिया, आपने ग्रो कर लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, सोसाइटी का सोच लिया। अब जो इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, मेरी कंपनी है, आप लोग मेरे अंडर अगर काम कर रहे हो तो बेटा आप लोग यही चाहोगे ना, महीने के अंत में मुझे सैलरी मिले। और कोई कोई लोग होंगे वो सैलरी के भूखे नहीं होंगे, उनको सैलरी के साथ, वो पता सैलरी मैं कमा लूंगा, तुम नहीं दोगे, किसी और कंपनी में भी मुझे सैलरी मिल जाएगी, मेरे अंदर ये दम है। हमें लाइफ में इस लायक बनना है बेटा। अब ये हमारी 12th क्लास की एंडिंग है, तो थोड़ी मैं चीजें भी सिखाता जाऊंगा जो किताबी में नहीं है, किताबों में नहीं है, बट लाइफ भर काम आएंगी। आप इतने टैलेंटेड बनो कि मालिक को आपकी जरूरत हो, समझ रहे हो, आपको उस नौकरी की जरूरत कभी ना हो, इतने हम लोगों को टैलेंटेड बनना है, ठीक है बेटा। तो ये मुझे पता है, ठीक है भैया। आप ये कह रहे हैं अरिहंत कि भैया मुझे पता सैलरी तो मुझे मिल जाएगी, बट मुझे क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए, कंपनी में रिकॉग्निशन चाहिए कि मेरे नाम से भी लोग मुझे जानते हो। तो बेटा खाली सैलरी मैटर नहीं करती, बड़ी चीजें मैटर करती है, जैसे कि पर्क, रिवॉर्ड्स, कॉम्पिटेटिव सैलरी, तो ये बड़ी चीजें, हायर लेवल नीड्स होती है, प्रमोशंस होता है, ठीक है। तो आज तक जितने चैप्टर्स पढ़े हैं सारे चैप्टर्स की नॉलेज तुम इसमें डाल सकते हो। ये तुम्हारे पर्सनल के अकॉर्डिंग तुमने इस चीज का आंसर देना है, अपनी खुद की ग्रोथ के अकॉर्डिंग इस चीज का तुम लोगों को आंसर देना है। क्या ये वाला चीज क्लियर है? ठीक है जी। तो इसको मैं 2 मिनट इरेज करूंगा, नया नया बोर्ड लिया अभी बेटा, मैं खुद इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा, तो एक सेकेंड, सेकेंड पेज खुल गया पूरा, जय माता दी। चलेंगे जी बेटा, उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में आ जाता है लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मेरे तजुर्बे से मुझे ऐसा फील होता है कि अब कल को आ गया, भैया आप तो मना कर रहे थे नहीं आएगा, देखो आ गया बेटा, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो बच्चे हैं जिनको, देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक चाहता है कि बिंदास मैं पास हो जाऊं 50 नंबर तक, पास 50 वाले कह रहा हूं मैं, नॉर्मल तो सब पास हो जाएंगे मुझे पता है, ट्यूशन भी नहीं आओगे 4 दिन तो भी सब पास हो जाओगे, मुझे भरोसा है, 50 वाले। और एक है मुझे फुल लाने, जिनको फुल लाने बेटा उनको तो कुछ नहीं छोड़ना, जिनको 50-60 में दे आर हैप्पी, दे कैन लीव दिस टॉपिक, वो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आएगा तो बड़ा जनरल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो इसको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूंगा। इसको पढ़ाते हैं बेटा। लेवल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक होता है मेरे पास टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक ऑपरेशनल लेवल। बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सीईओ, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, कंपनी को किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है ये श्योर करना, क्या कंपनी के पास रिक्वायर्ड चीजें है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, क्या कंपनी के पास रिक्वायर्ड फंड है, क्या कंपनी के पास रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारी मेन चीजें, मेन जो काम होते हैं, सारा मेन फोकस किसका रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। बेटा फिर आ जाता है मेरे पास मिडिल लेवल मैनेजर, इसके अंदर मैनेजमेंट, इसके अंदर बड़ी चीजें हैं, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिविजनल हेड, ये फलाना ढमकाना हमारे पास। तुम लोगों ने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उन सबके नाम के आगे से डिपार्टमेंट हटा दो, सबके आगे मैनेजर लगा दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा भैया, ये मिडिल लेवल मैनेजर। बेटा ये कंपनी का ना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसने तो कंपनी को भैया बॉर्न करा, पैदा करा, बट कंपनी को जो चला रहा है ना बेटा वो ये है आज की डेट में। कहने का मतलब है, देखो अभी समझाऊंगा, ये है ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में आगे सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, आपके लेबर क्लास वाले लोग आगे, ऐसा समझ लो 2 मिनट के लिए। बेटा अगर ये लेबर काम नहीं करेगी तो कंपनी तो वैसे ही बर्बाद होगी, ठीक है। बट यहां टॉप लेवल का मैसेज यहां तक पहुंचाना, उनको देसी तरीके से समझाना, बेटा दे आर मतलब अनएजुकेटेड पीपल, ऐसे समझ लो, दे आर बेसिकली दी अनएजुकेटेड पीपल, इनको हमें हैंडल करना है,
ठीक है, उनको हैंडल करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि कौन संभालता है, मिडिल लेवल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी आपस में इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी चीजें इनको मैटर देखनी है, तो बेटा अगर इनको बड़ी चीजें देखनी है तो लोअर स्टाफ से काम भी तो इनको करवाना है। और लोअर स्टाफ इतनी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो काम ही नहीं करेगा तो मेरा सर्वाइवल कैसे होगा। ठीक है, अब वो बच्चे जो इनको याद करना चाहते हैं, बेटा टॉप लेवल के 2 एग्जांपल्स, मिडिल के 2 एग्जांपल, ऑपरेशनल के 2 एग्जांपल, और सबके बारे में जस्ट 2-2 लाइनें याद कर लेना, तीसरी लाइन भी याद मत करना। 2-2 लाइनें इस इनफ है। जिनको फुल लाने हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको है 50-60 वाले ऊपर ऊपर से रीड मारो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो भी लिखाओगे। चलो बेटा, इस चैप्टर में जो मेन डाउट रहता है बच्चों का, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इसका कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है। बेटा मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, और मैनेजमेंट आप लोगों का भैया क्या है, एक प्रोफेशन भी है। ठीक है, तो आर्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा, आर्ट का बेसिकली मतलब होता है एक थ्योरेटिकल नॉलेज। आप कोई भी जीवन में काम करते हो, आपको उसकी थ्योरी नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सेम बेटा मैनेजमेंट एक आर्ट है। हर एक बंदे का एक अपना तरीका है काम करने का, हर एक मैनेजर का, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक ओनर का एक अपना तरीका है। तुम किसी इंसान को दूसरे इंसान के साथ भैया कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक आपकी खुद की एक आर्ट है, क्रिएटिविटी है, आपका खुद का एक एक्सपीरियंस है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली आर्ट का बेसिकली मतलब होता है एक थ्योरी की नॉलेज होना। ये थ्योरी की नॉलेज इज इनफ, बट प्रैक्टिस चाहिए, उसके साथ साथ क्रिएटिविटी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब बिना किताबों के, बिना लिखे आप किस लेवल तक का सोच सकते हो, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज की डेट में हमारे को फोन की दुनिया ने इतना खराब कर दिया कि हम सोचने की जो पावर है खत्म हो गई है। एआई आ गया, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें अच्छी है बेटा, बट सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन पावर जब तक नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो आप लोग एक बढ़िया बड़ा ब्रांड नहीं बन पाओगे। समझ गए, एक बड़ा ब्रांड बनने के लिए यहाँ से आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहाँ से का मतलब है इसको बहुत स्ट्रांग रखना है, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, क्रिएटिव इमेजिनेशन होनी चाहिए। तो यही एक आर्ट है। ठीक है बेटा, और ये हर इंसान की डिफरेंस है। जैसे 2 सिंगर गाना गा रहे हैं तो भैया एक क्लासिकल गा सकता है, एक रैप गा सकता है। ठीक है ना, तो दोनों का एक अलग अलग भैया जोन है गाना गाने का। ठीक है जी, उसके बाद बेटा अगला आ जाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। बेटा साइंस का बेसिकली मतलब होता है, अच्छा इंपॉर्टेंट, अगर मेरे से पूछोगे भैया तीनों में से एक चीज बता दो जो पक्का आने के चांसेस है, मेरे को ये फील होता है, मतलब इस साल अगर आएगा इन तीनों में से, तो मुझे लगता है कि आर्ट के आने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू साइंस या प्रोफेशन। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से सब करना। बेटा साइंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बना गया है, और वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है। साइंस एक बेसिकली एक ऐसा रिजिड रूल है जो कि खाली इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है। आर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस रूम में वैलिड नहीं है, इस रूम में इतने सारे लोग, इसको भी हटा दो, 2 लोग हैं तो भी आर्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों इंसान अलग है। बट साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि चाहे वो 2 हो, 200 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, सब कहेंगे भाई एग्री हम इस बात पे। और जो एग्री नहीं है वो कहेगा मैं प्रूफ करके बताऊंगा। जब तक वो प्रूफ नहीं करेगा तब तक दुनिया एग्री ही है भैया, जो पुराना प्रूफ हो चुकी है चीजें। तो बेटा साइंस का बेसिकली मतलब हो गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो किताबों में लिख दी गई है। ये कहां से आई है, एक्सपेरिमेंट्स कर करके आई है, और ये यूनिवर्सल वैलिड है। जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा है। बेटा प्रोफेशन का बेसिकली मतलब हो गया बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि आप अपनी स्पेसिफिक फील्ड में माहिर हो चुके हो, आपकी जो वो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें यू आर दी बेस्ट, आपको किसी की भी और जरूरत नहीं है, आपको पूरा सब कुछ पता है। बट दैट इज डिफरेंट। अब मैं अगर सीए की बात करूंगा, सीए का मतलब है हिसाब किताब को देखना। अब सीए का मतलब ये नहीं है मेरी हार्ट सर्जरी कर दे भाई वो, ठीक है ना। डॉक्टर का मतलब अलग है, और डॉक्टर में भी अलग अलग क्लास है भैया। स्टोन का डॉक्टर अलग होता है, हार्ट का अलग होता है, बोन्स का अलग होता है, डेंटिस्ट अलग होता है, राइट। तो आपके अंदर वो स्पेशलाइजेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज्ड हो, राइट। बट साथ साथ आपको प्रॉपर उस चीज की, उस बॉडी की प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास एमबीबीएस होनी क्लियर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग भैया सीए हो तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए आईसीएआई का। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं हम एज अ प्रोफेशन, जिसका मतलब है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर मैनेजर्स प्रेजेंट बट नॉट कंपल्शन। कोड ऑफ कंडक्ट, बेटा प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोड ऑफ कंडक्ट। एक सीए टैक्स में चोरी नहीं कर सकता, वो बात अलग है, सब समझदार है, बट कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि नहीं कर सकता, राइट। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए रील नहीं बना सकता, नाउ आई विल डू दी सर्जरी, पेशेंट के पास सिर्फ 10 मिनट बचे, लेट्स सी मैं क्या कर पाता हूं, भाई रील बना, देखते रीच आएगी नहीं बेटा।
हम तो भी कर सकते हैं, वो बेचारा नहीं कर सकता। बेचारा क्या बोलूं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बेटा, कुछ व्यूज के चक्कर में कुछ गड़बड़ होगी तो मामला खराब हो जाएगा। तो ये है बेसिकली मेरा प्रोफेशन, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, अपने आप लिखाना अगर 1% आ गया। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला यहाँ पे नहीं लिखा, हाँ नहीं लिखा होगा क्योंकि फ्लो चार्ट है तो माइट भी कुछ मेन लिखे होंगे, कुछ तो मिस होगा यार। बेटा लास्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, अगला आ जाता है कोऑर्डिनेशन। बेटा कोऑर्डिनेशन का बेसिकली मतलब होता है कि आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए चलना। आज की क्लास अगर मैं 2 बजे रख लेता, मैं तो पढ़ा लेता, मैं पेरेंट्स को मैसेज भी करता था योर चाइल्ड इज एब्सेंट, राइट, बट बच्चे कम आते। बट हमने क्या करा, पहले ही हमने आज से 10 दिन पहले कोऑर्डिनेशन करी, हमने एक मीटिंग करी, हमने आपस में बनाया सिस्टम कि हम इतने बजे आएंगे, जिसको मेजोरिटी ने बोला कि हाँ ये बात ठीक है, ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है हमें सबको मिलके चलना है। अगर हम मेरा वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो हमारी कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी, हम सबको कोऑर्डिनेट करते हुए चलना पड़ेगा। तो ये है मेरा बेटा अगला प्रोसेस, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में आ जाता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड, इट इज एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। बेटा जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट कोऑर्डिनेशन हमारी कंपनी में देयर इज नो सर्वाइवल। सारे इंसान एक दूसरे पे ही नाम लगाते रहेंगे, हर इंसान क्या करेगा, एक दूसरे पे ही नाम लगाएगा, इसने ये नहीं करा, इसने वो नहीं करा, राइट। चलिए बेटा अगला आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा था, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट में भी हमारे पास लिखा था ऑल परवेसिव, इधर भी हमारे पास क्या लिखा है, ऑल परवेसिव बेटा, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टॉप लेवल की नहीं है, बेसिकली वो मिडिल लेवल की है। थोड़ा यहां से एक बार समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो कोऑर्डिनेशन है ना, उसकी सारी ड्यूटी अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो है मिडिल लेवल की। कैसे, टॉप लेवल ने काम दिया लोअर लेवल को, कोऑर्डिनेट सारा कौन कर रहा है, कोई भी परेशानी है, नीचे से बात आ रही है मिडिल लेवल तक, ऊपर तक कौन लेके जा रहा है। तो मिडिल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए 1% भी एमसीक्यू में, सीयूईटी में आ जाए, नॉर्मल बोर्ड के पेपर में आ जाए कि बेटा कोऑर्डिनेशन को कौन मेक श्योर करता है, दे आर दी मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजर्स अगर सही है, समझदार है, तो कंपनी में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। मैनेजर ही आके दूसरे के कान भरेंगे तो कंपनी में कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं हो पाएगा, और कंपनी की भैया ग्रोथ तो बहुत दूर दूर तक नहीं हो पाएगी। बेटा अगला आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा भैया कोऑर्डिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, बेटा डेफिनेशन तो करनी है, और इंपॉर्टेंस मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्किप दिस, इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। सारे मैनेजमेंट के जो ऊपर फीचर्स के आंसर है, इंपॉर्टेंस के आंसर है, इसके आंसर सेम है, तीनों टॉपिक का आंसर सेम है बेटा, तीनों टॉपिक का आंसर सेम है। एक टॉपिक कर लो, तीनों में पेल दो। तुम्हें लग रहा है बीएससी का सिलेबस ज्यादा है, जिसको हम बहुत छोटा कर देंगे, ठीक है ना। अगर आज मान लो सुभाष दे की बुक से हम लोग पढ़ते हैं, एग्जांपल है 1000 पेजेस की बुक है, तो आज उसको यहाँ से मैं तुम्हें 300 करके भेजूंगा, एग्जांपल है, एंड तुम्हें 700 पेजेस उड़ा दूंगा अगर मेरी बातों में थोड़ा सा गौर फरमाओगे, ठीक है। तो बेटा इंपॉर्टेंस में हमारे पास आ गया ग्रोथ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी कंपनी में कोऑर्डिनेशन होगी तो हमारी कंपनी में क्या होगी, ग्रोथ होगी बेटा। सेकंड होगा हेल्प्स इन लिंकिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को लिंक करूंगा सेल्स के साथ, सेल्स को फाइनेंस के साथ, फाइनेंस को मार्केटिंग के साथ, मार्केटिंग को एचआरएम के साथ। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लिंक कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। अगर प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो वो लिंक नहीं बन पाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, आपस में भैया लड़मड़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास आ जाता है रिकंसाइल द डिफरेंस इन अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। भैया अगर मेरी कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में अलग है ना कुछ पॉइंट्स मुझे पता है, उसमें 3 चीजें, एक ग्रोथ है, एक स्पेशलाइजेशन, एक मैं भूल रहा हूं, एक फंक्शनल है। तो ये भी आंसर वैलिड है, वो भी आंसर वैलिड है। हम जिस बुक से पढ़ते हैं डिफरेंट बुक है, ये मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा मैंने किस बुक से बनाया है, शायद एडुकार्ड से बनाया, मुझे नहीं ध्यान आ रहा अभी, ठीक है। हाँ तो बेटा कोऑर्डिनेशन में बेसिकली मतलब है ग्रोथ, ठीक है, स्पेशलाइजेशन, थर्ड पॉइंट है बुक में जो तुम्हें पढ़ाया था फंक्शनल। तरक्की तभी होगी
जब कोऑर्डिनेशन होगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन को ऐसे समझ लो, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में लड़ेंगे तो तरक्की नहीं होगी। भैया वो बोलेगा स्नेह ये नहीं मुझे फंड दिया तो मैं प्रोड्यूस कैसे करूं, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं दे रहा। सेल्स कह रही है कि भैया तुम एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा, मार्केटिंग अपना काम अच्छा सा नहीं कर रहा, इस चक्कर में सारा माल कंपनी में ही पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा, आपस में लड़ रहे हैं। और थर्ड आ गया स्पेशलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब 3 सीए को एक साथ बिठा दोगे ना कि कंपनी का हिसाब बनाना है, आपस में लड़ेंगे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। वो बोलेगा भाई मैं सी हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो कोऑर्डिनेशन हर फील्ड में होना इन शॉर्ट बहुत कंपलसरी है।